उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में दिखाई दे रही है। लंबे समय तक संगठन और कैडर की राजनीति पर भरोसा करने वाली बसपा अब युवाओं और पहली बार वोट डालने वाली पीढ़ी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं मायावती के भतीजे आकाश आनंद। मायावती आकाश आनंद को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने जा रही हैं। जिस आकाश आनंद को कभी मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया था, फिर अचानक सभी बड़ी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया था, अब वही आकाश आनंद एक बार फिर पार्टी की राजनीति के केंद्र में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती ने अपनी रणनीति बदलनी शुरू कर दी है। बीएसपी अब सिर्फ अपने पुराने सामाजिक समीकरणों के भरोसे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, बल्कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और जेनजी तक भी अपनी पहुंच मजबूत करने की तैयारी में है। यही वजह है कि आकाश आनंद की वापसी को उनकी दूसरी राजनीतिक पारी के साथ साथ बसपा की नई रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी कहानी और मायावती उत्तर प्रदेश चुनाव को फतेह करने के लिए किस तरीके की रणनीति बना रही हैं, आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अरुण चौरसिया। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह युवाओं के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी है। पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाएं, बेरोजगारी, भर्ती प्रक्रिया और सोशल मीडिया पर चलने वाले अभियान लगातार सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बने हुए हैं। संसद से लेकर सड़क तक युवाओं के सवाल गूंजते रहे। ऐसे में हर राजनीतिक दल यह समझ चुका है कि 2027 का चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं बल्कि युवा मतदाताओं की सोच से भी तय होगा। यही वजह है कि बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा, सभी की नजर अब नए वोटरों पर है। सूत्रों का कहना है कि बसपा ने इसी रणनीति के तहत आकाश आनंद को फिर से मैदान में उतारने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि 10 अगस्त से आकाश आनंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का सिलसिला शुरू करेंगे। पहली बैठक हाथरस जिले में प्रस्तावित है, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम में सादाबाद विधानसभा सीट से संभावित उम्मीदवार अविन शर्मा के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। हालांकि इसके पहले भी बसपा ने कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और सबसे पहली पार्टी बनी है जिसने अलग अलग कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद 25 अगस्त को जेवर में भी आकाश आनंद की बड़ी बैठक प्रस्तावित है। दोनों ही सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी तीसरे स्थान पर रही थी, यानी पार्टी अब उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दे रही है जहां उसे संगठन दोबारा मजबूत करना है। दिलचस्प बात यह भी है कि बीएसपी इस बार चुनाव का इंतजार नहीं कर रही। पार्टी काफी पहले से अपने संभावित उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। हालांकि अभी उन्हें औपचारिक उम्मीदवार नहीं बल्कि प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी जा रही है, ताकि चुनाव घोषित होने से पहले ही वे अपने अपने क्षेत्रों में काम शुरू कर दें। सूत्रों के मुताबिक मौधागढ़, हसनपुर, हापुड़ और अकबरपुर, रनिया जैसी कई सीटों पर भी नाम लगभग बसपा की तरफ से तय माने जा रहे हैं। इन बैठकों की जिम्मेदारी पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को दी गई है। उनका कहना है कि उम्मीदवारों को पहले मैदान में उतारने का मकसद संगठन को मजबूत करना है, ताकि चुनाव आने तक हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी सक्रिय दिखाई दे। वहीं बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची मायावती के पास है और विधानसभा स्तर पर नामों की घोषणा की जा रही है। उनके मुताबिक उम्मीदवार चुनने का आधार संगठन के प्रति समर्पण है, पार्टी में सक्रियता और चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। और अगर आकाश आनंद की राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें, क्योंकि पूरी कहानी आकाश आनंद से होकर गुजर रही है, क्योंकि मायावती अब जेनजी को अपने पाले में लाने के लिए आकाश आनंद को मैदान में उतारी है। तो इसलिए जब आकाश आनंद की राजनीतिक यात्रा पर हम नजर डालते हैं तो तस्वीर और भी दिलचस्प दिखाई देती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। बीएसपी के प्रचार अभियान की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। खासकर उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई जनसभाएं की। उनकी आक्रामक भाषण शैली, सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें बीएसपी का नया चेहरा बना दिया था। पहली बार ऐसा लगा कि बीएसपी भी डिजिटल राजनीति की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तस्वीर अचानक बदल गई। सीतापुर में दिए गए एक भाषण के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया।
इतना ही नहीं, उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने का फैसला भी मायावती ने वापस ले लिया और उन्हें चुनाव प्रचार से भी दूर कर दिया गया। उस समय यह माना गया कि बीएसपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अब करीब 2 साल बाद उनकी वापसी की चर्चा ये संकेत दे रही है कि मायावती और आकाश आनंद के बीच राजनीतिक दूरी काफी हद तक खत्म हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक छुआ चेहरा सामने लाने से बीएसपी युवाओं के बीच अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर पाएगी? क्योंकि आज का युवा सिर्फ भाषण नहीं सुनता, वो सोशल मीडिया पर हर नेता को परखता भी है। उसकी नज़र सिर्फ नारों पर नहीं बल्कि नेता की विश्वसनीयता पर भी होती है। यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। आजकल लगभग हर राजनीतिक दल जेन जी की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं कि नेताओं को युवाओं की भाषा बोलनी चाहिए, उनके जैसे वीडियो बनाने चाहिए और वीडियो बन भी रहे हैं, उनके जैसे मीम शेयर करने चाहिए। लेकिन राजनीति में यह प्रयोग जितना आसान दिखाई देता है उतना है नहीं, क्योंकि किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी पहचान होती है। अगर कोई वरिष्ठ नेता सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागते हुए अचानक जेन जी की स्लैंग, इंटरनेट वाली भाषा या मीम कल्चर अपनाने लगे तो हो सकता है कि युवा उसे स्वीकार करने के बजाय उसे बनावटी मानने लगे और कहे कि ये तो भैया कॉमेडी सीन सा हो गया है। राजनीति में लोग असली व्यक्तित्व को ज्यादा पसंद करते हैं, अभिनय को नहीं। यही बात मायावती पर भी लागू होती है, यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी लागू होती है, यही बात नरेंद्र मोदी पर भी लागू होती है। कोई भी नेता हो, हालांकि मायावती का लहजा उस तरीके का नहीं है, लेकिन बीते दिनों से तमाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगे, तमाम नेता जो है जेन जी की भाषा बोलने लगे। कोई जो है हेलो गाइस, हाय फ्रेंड्स ऐसे बोलने लगा, कोई पता नहीं अलग अलग भाषाओं बोलने लगी। इसके बाद से सवाल होने लगा कि अगर नेता अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वो जेन जी कहेगा कि ये लोग ये और कॉमेडी बना रहे हैं। और कम बोलने वाली नेता जो सामने आती हैं वो मायावती के तौर पर जानी जाती हैं। मायावती हमेशा अपनी शैली को लेकर, अपने शब्दों को लेकर जानी जाती हैं। अगर वही मायावती अचानक युवाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी पूरी भाषा और अंदाज बदल दें तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। जेन जी के स्टाइल में बात करने लगे तो शायद वो उनके व्यक्तित्व के साथ मेल न खाए। उसी तरह अगर कोई और वरिष्ठ नेता, चाहे वो किसी भी दल का हो, सिर्फ ट्रेंड पकड़ने के लिए अपनी पूरी शैली बदल दे तो ये स्वाभाविक के बजाय कृत्रिम लगने लगता है। इसलिए असली चुनौती जेन जी की भाषा बोलना नहीं बल्कि जेन जी के मुद्दों को समझना है। आज का युवा चाहता है कि उससे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, पेपर लीक पर जवाब मिले, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता की बात हो, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और भविष्य की बात हो। अगर कोई राजनीतिक दल इन सवालों का भरोसेमंद जवाब देता है तो उसे भाषा बदलने की जरूरत शायद ही पड़े। यही वजह है कि आकाश आनंद की वापसी सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं मानी जा रही है, बल्कि यह बीएसपी की पूरी राजनीतिक सोच में बदलाव का संकेत भी मानी जा रही है। अब यह रणनीति कितनी सफल होगी यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि 2027 की लड़ाई की तैयारी बीएसपी ने अभी से शुरू कर दी है। और इस बार उसकी नज़र सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक पर नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के नए युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर भी है। और इसलिए सभी दल इसे अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार उत्तर प्रदेश का युवा किस ओर जाएगा? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।